हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज भाई आप मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, तो आइए करते हैं स्टार्टिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूं जो आप इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई वर्क की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्क, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आने वाला है पावर, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा अपने पास वो होगा एनर्जी। एनर्जी के दो टाइप है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर आप काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रल फोर्सेस। एंड लास्ट टॉपिक जो आज का अपना रहने वाला है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जो इसका बेसिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, वो आप इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले भाई बात आती है वर्क की। ठीक है, आप लोगों ने +1 के अंदर चैप्टर नंबर 4 किया था। प्रदीप के अकॉर्डिंग बात की जाए तो चैप्टर नंबर 4 था भाई वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन क्या होती है। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन when applied force produce displacement, applied force produce displacement। तो काम करना कब कहते हैं आप। मान के चलो यहां पर मेरे पास कोई बॉडी है जो कि ए पोजीशन के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया, कितना, F, और इस F फोर्स के कारण क्या हुआ, बॉडी डिस्प्लेस करती है, और डिस्प्लेस करके ये कहां पहुंच जाती है, बी पोजीशन के ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कितनी करती है, S। तो इस फोर्स के कारण बॉडी ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, S। तो यही तो आपने बोला है वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अप्लाइड फोर्स, इस फोर्स के कारण क्या हुई, प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट। तो अपने पास वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, वर्क को जनरली आप W से डिनोट करते हैं, और वर्क के लिए जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा F डॉट S। ठीक है, फॉर्मूला क्या आ गया, F डॉट S। ठीक है, आप लोगों ने वेक्टर के अंदर दो चीजें पढ़ी थी, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर दो तरह की प्रोडक्ट होती थी अपने पास, तो मैं आप लोगों को जनरली याद दिला देता हूं। स्केलर प्रोडक्ट और एक अपने पास होती है वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होती है, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर के अंदर जनरली क्या आती है अपने पास, ये आती है डॉट प्रोडक्ट। क्या आती है, डॉट प्रोडक्ट। और वेक्टर के अंदर अपने पास आती है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या आती है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को मान के चलो कैसे लिखते हैं, ए डॉट बी, ये बराबर होती है भाई किसके, ए बी कोस थीटा, ए बी कोस थीटा। ठीक है, जब डॉट हटती है तो अपने पास क्या आता है, कोस थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी। तो जब क्रॉस हटता है तो अपने पास क्या आती है, ए बी साइन थीटा। जब क्रॉस हटता है तो अपने पास क्या आता है, साइन थीटा। जब डॉट हटती है अपने पास क्या आता है, कोस थीटा, और क्रॉस हटता है तो अपने पास क्या आता है, साइन थीटा। तो यहां से मैं वर्क का एक फॉर्मूला और लिख सकता हूं, क्या, एफ एस कोस थीटा। मैंने क्या किया भाई, मैंने डॉट को हटा दिया। उसके अलावा आप इसको एक तरह से और ड्राइव कर सकते हैं, कैसे, देखो ये मेरे पास फोर्स है, ये किसी डायरेक्शन में लग रही है, और यहां से ये एंगल कितना बना रही है, थीटा। इस डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो अपने को फोर्स F के कंपोनेंट करने होते हैं। अब कंपोनेंट कैसे करते हैं, तो देखो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इस डायरेक्शन में मेरे पास कोई भी फोर्स लग रही है, और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। तो कंपोनेंट करते वक्त एक सिंपल सी बात का ध्यान रखना होता है, वो क्या है जो फोर्स जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, ठीक है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा। तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रही है तो उस साइड आप क्या लिख देते हैं, कोस थीटा। तो इस साइड का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। ठीक है, सिमिलरली दूसरी साइड क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो जिस साइड थीटा होता है उस साइड क्या आता है, कोस आता है। तो एफ का कोस वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ, एफ का साइन वाला कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ। एक एग्जांपल और देखो, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। यहाँ पर लग रही है फोर्स, और बोल दिया भाई जो थीटा है वो कहां से बन रहा है, वाई एक्सिस की तरफ से। तो अब देखो जिस साइड थीटा बनता है उस साइड कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस वाला। तो एफ का कोस वाला कंपोनेंट किस साइड आ जाएगा, वाई की साइड, और एफ का साइन वाला कंपोनेंट कहां जाएगा, एक्स की साइड।
ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब यहां पर देखो, ये मेरे पास क्या होगी, एक एक्सिस इस साइड होगी और एक एक्सिस इस साइड होगी। तो अपने को एफ के कंपोनेंट करने हैं। जब इसका कंपोनेंट करेंगे तो जहां पर थीटा होता है वहां पर कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस थीटा, एफ कोस थीटा। तो ये देखो फॉर्मूला बन गया एफ कोस थीटा। वर्क डन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स कितनी लग रही है, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा इनटू में एस। एस क्या है अपने पास, एस है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक सेकंड भाई, कॉल आ गई। तो ये देखो भाई, इंपॉर्टेंट कॉल थी यार। ठीक है, ये देखो इस साइड कंपोनेंट किया तो क्या आ गया, एफ कोस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, इस साइड एफ कोस थीटा इंटू एस। तो ये अपने पास क्या आ गया, एफ एस कोस थीटा। ठीक है, यही अपने पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। तो ये बेसिक चीजें थी, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अब देखो भाई, अब वर्क डन तीन तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो यहां पर भाई तीन तरह का वर्क डन होता है, पॉजिटिव जिसको आप क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। एक होता है अपने पास नेगेटिव जिसको आप क्या बोलते हैं, मिनिमम, क्या बोलते हैं, मिनिमम। और थर्ड होता है अपने पास जीरो वर्क डन। तो मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम होने के लिए हमेशा भाई जहां पर थीटा आ जाए ना, क्या आ जाए, थीटा, तो उसके साथ आप ये देखते हैं कौन सा एंगल है, ये है कोस थीटा। तो कोस थीटा की भाई मैक्सिमम वैल्यू कहां होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है जीरो के ऊपर। जब मैं यहां पर थीटा की जगह जीरो रखता हूं तो मैंने यहां पर फर्स्ट केस ले लिया, थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा एफ एस कोस जीरो, और कोस जीरो क्या होता है, 1। तो वर्क के लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया एफ एस। तो मैक्सिमम वर्क कितना होगा, एफ एस, और कहां पर होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। उसके बाद जब थीटा की वैल्यू 180 होती है, क्या होती है, 180, पुट करो एफ एस कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का एफ एस। तो मिनिमम नेगेटिव वर्क या मिनिमम वर्क कितना होगा, ये होगा माइनस का एफ एस। उसके बाद जीरो का होता है जब मैं थीटा को क्या पुट कर दूं, 90 पुट कर दूं, थीटा को क्या पुट कर दूं, 90। तो मेरे पास एफ एस कोस 90, और कोस 90 कितना होता है भाई, जीरो। तो ये वैल्यू आ गई क्या, जीरो। तो तीन कंडीशन बनती है। ठीक है, क्या बनती है, तीन कंडीशन। पहली कंडीशन, मैक्सिमम के लिए आप थीटा को जीरो पुट करते हैं। जीरो क्यों पुट करते हैं, क्योंकि कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो वर्क डन मैक्सिमम होगा कितना, एफ एस। उसके बाद जब मैं थीटा को 180 पुट करता हूं तो मेरे पास वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव, जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का एफ एस। उसके बाद जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो कोस 90 कितना होता है, जीरो। तो ये था भाई अपने पास वर्क के बारे में। ठीक है, इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो भाई, मैं रफ कर रहा हूं। अब जो अपने पास एक छोटा सा टॉपिक आता है यहाँ पर, क्या, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल फोर्स क्या होती है, उसके लिए एक चीज आपको समझनी होगी। जैसे कि ये कोई प्लेन है, ठीक है, इसके ऊपर कोई बॉडी है, मान के चलो ये कोई भी बॉडी है जिसकी पोजीशन क्या है, ओ पे रखी है। तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, क्या लगाता हूं, फोर्स, ये इसको जाना है ओ से ए। तो ओ पोजीशन से ए मतलब मान के चलो ए तो ले लिया पानी, ओ से एम तक जाना है। ठीक है, ओ पोजीशन से एम पोजीशन तक जाना है। जब ये फोर्स अपने पास ओ से एम के बीच में क्या रहे, कांस्टेंट रहे, क्या रहे, कांस्टेंट। तो आप वर्क का फॉर्मूला यूज करते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अगर अपने पास जो ये वर्क, ये जो फोर्स है ओ पोजीशन से एम पोजीशन तक जाते वक्त क्या रहे, वेरिएबल रहे। वेरिएबल का मतलब तो देखो, जब मैंने इसको ओ पोजीशन पे देखा तो फोर्स कुछ और लग रही थी। जब इसको मैंने मान के चलो जेड पोजीशन पे देखा तो इसके ऊपर जो ये फोर्स थी ये कुछ और थी। उसके बाद जब मैंने इसको वाई पोजीशन पे देखा
तो ये फोर्स क्या थी, कुछ और थी, ठीक है। यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और। तो O से M के बीच में जब फोर्स क्या होती है, वेरिएबल होती है, तो अपने पास कंसेप्ट क्या आता है वो भी एक बार देख लो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी अगर आपको ये कंसेप्ट आता है। तो जनरली मैं करता क्या हूं, जर्नल पोजीशन पे चला जाता हूं। कहां चला जाता हूं, जर्नल पोजीशन। मान के चलो मैं एक्स पोजीशन पे चला जाता हूं। एक्स पोजीशन पे जाने के बाद बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं। स्लाइटली डिस्प्लेस मतलब dx, इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कि मेरे को पता ना चले कि ये यहां पर है, और इसको जस्ट थोड़ा सा आगे क्या कर देता हूं, डिस्प्लेस करता हूं। तो इस स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के कारण या स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के कारण अपने पास क्या होगा, स्मॉल वर्क होगा, ठीक है, जिसको मैं क्या करता हूं, dw से डिनोट करता हूं। क्या करता हूं, dw से डिनोट करता हूं। और उसके कारण वर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई भाई, dx। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, dx। तो अब मैं क्या करता हूं, इतने से जो मैंने इस स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क हुआ है उसको क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं ये स्लाइटली करते हुए क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, कंप्लीट वर्क मिल जाएगा। तो इसीलिए आप इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इनिशियल पोजीशन मैंने मान ली इसकी x1 है और फाइनल पोजीशन इसकी x2 है, तो लिमिट x1 से x2 तक आप इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ये फॉर्मूला जब यूज करते हैं जब अपने पास जो फोर्स है वो क्या हो, वेरिएबल हो। उसके लिए कंसेप्ट क्या होता है, जर्नल पोजीशन पे जाके बॉडी को स्लाइटली क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। और उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं dw इजिकल टू एफ ds, और उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। तो ये कहानी थी भाई वर्क के बारे में। तो जनरली ये न्यूमेरिकल के केस में यूज होती है। उसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई, वो आता है पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर जनरली होता क्या है, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। ये अपने पास क्या होती है भाई, पावर की डेफिनेशन होती है। पावर को आप पी से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं dw बाई dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। वर्क को जनरली आप किससे डिनोट करते हैं, वर्क को जनरली आप लिख सकते हैं, स्मॉल वर्क को फोर्स ds, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय dt, ठीक है। आपको पता होगा अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, s है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, s, ये आपने पिछले लेक्चर में किया था, आपने r मानना था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को क्या मानना था, r। अगर मैं dr बाई dt करता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपने क्या ली है, s, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी। तो ये ds बाई dt हो गया। इसको मैंने क्या लिख दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या होगी, वेलोसिटी। तो ये अपने पास क्या आ गया भाई, पावर का फॉर्मूला आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या वेलोसिटी की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बात आती है इसकी SI यूनिट की। तो SI यूनिट पावर की होती है भाई वॉट, WATT, वाट। क्या होती है, वाट लगा देंगे। पावर है तो वाट लगा देंगे, ठीक है। मेरे पास पावर है, तेरी वाट लगा दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, पावर है वाट लगा देंगे। उसके बाद भाई नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास एनर्जी। एनर्जी होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इट इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आप लोग इसको लिख लो, एनर्जी इट इज डिफाइंड एज, एनर्जी, एनर्जी क्या होती है भाई, एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी या कैपेसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू डू वर्क, टू डू वर्क। यानी कि भाई किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। और एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। क्या होती है, जूल, ठीक है। एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। नेक्स्ट अपने पास आता है भाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने पास डेफिनेशन है, पूरे लिख देते हैं आप लोगों के लिए। इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज
एनर्जी possessed by a body or object by its virtue of motion virtue of its motion लिख लो या virtue of motion। तो मोशन के कारण जो एनर्जी आती है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना virtue of its motion, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, virtue of its motion। तो जो मोशन के कारण एनर्जी आती है, क्या काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी मोशन के कारण आती है उसको आप क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को आप डिनोट करते हैं के ई से, ठीक है, बुक वाले टी से भी डिनोट करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को के ई से डिनोट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर पेपर के हिसाब से बात की जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको बोलता है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी और इसकी जो एक्सप्रेशन है वो निकाल के बताओ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, ये निकाल के बताओ। तो एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। और जो ये क्वेश्चन है ये जनरली 3 नंबर में आता है भाई, तो इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है, साथ में अपने को भाई जो इसकी एक्सप्रेशन है किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए, वो क्या करनी होती है? बतानी होती है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, डेफिनेशन लिख लो। अब आप इसकी एक्सप्रेशन करते हैं। अब अपने पास आता है भाई एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी एक्सप्रेशन क्या होती है भाई काइनेटिक एनर्जी के लिए? जनरली आप कंसीडर करके चलते हैं, एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m है। एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m, ठीक है। इनिशियली वो कहां पर है? रेस्ट के ऊपर है। इनिशियली कहां पर है? वो रेस्ट के ऊपर है। अब आप इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स के कारण ये बॉडी क्या करती है? अपनी इनिशियल पोजीशन से कहां पर चली जाती है? फाइनल पोजीशन के ऊपर चली जाती है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कितनी करती है? s करती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? जनरली एक बारी मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m है। इनिशियली वो किसके ऊपर है? रेस्ट के ऊपर है। उसके ऊपर आप एक फोर्स लगाते हैं, फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ड्यू टू विच इज डिस्प्लेस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब आप अपने पास वर्क डन का फॉर्मूला आता था भाई, क्या होता था? एफ एस कोस थीटा। तो एक चीज देखो भाई, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो 0 हो गया तो आप यहाँ पर पुट करते हैं एफ एस कोस 0, और कोस 0 कितना होता है? 1। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वर्क डन का अपने पास क्या फॉर्मूला आ गया? एफ एस। इसको मैं मार्क कर देता हूँ फर्स्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत भाई? उसके बाद आपने कल न्यूटन का सेकंड लॉ किया था। क्या किया था? न्यूटन का सेकंड लॉ। तो यहां पर मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स अपने पास किसके बराबर होती है भाई? फोर्स इज इक्वल टू ma। इस इक्वेशन को नाम दे दिया सेकंड। तो क्या करो, फोर्स की वैल्यू यहां रख दो वर्क के अंदर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। तो अपने पास वर्क का क्या फॉर्मूला आ गया भाई? वर्क इज इक्वल टू एम ए एस। वर्क का फॉर्मूला क्या आ गया? एम ए एस। ये अपने पास क्या आ गई? थर्ड इक्वेशन आ गई। सॉरी मैंने गलत लिख, सही, एफ की जगह एम, हाँ ठीक है, एफ की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? एम ए इंटू में एस। ये अपने पास क्या आ गया भाई? ये अपने पास वर्क डन का क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। अब भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या आता है? फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे अपने पास क्या आता है भाई? उससे अपने पास थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप लोगों को 3 इक्वेशन होती है, तीनों याद होनी चाहिए। पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू
2as। ये 3 इक्वेशन होती है, तीनों इक्वेशन आप लोगों को रटी हुई होनी चाहिए। तो ये थर्ड इक्वेशन का मैंने क्या किया, यूज किया। तो यहां से देखो भाई, यहां से इसको नाम दे दिया फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। यहां पर एक चीज है जिसको आप लोगों को ध्यान से करना है, वो क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर देखो मेरे पास थर्ड इक्वेशन से अगर मैं ए एस की वैल्यू निकालता हूं, अगर थर्ड इक्वेशन से मैं ए एस की वैल्यू निकालता हूं, मेरे पास क्या आएगी, डब्ल्यू बाई एम आएगी। क्या आएगी, डब्ल्यू बाई एम। तो यहां पर ए एस की जगह पुट करो भाई डब्ल्यू बाई एम। तो वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2 डब्ल्यू बाई एम। डब्ल्यू बाई एम, तो बॉडी का मास क्या मानना है भैया, अपन स्मॉल एम मानना है, ठीक है, डब्ल्यू बाई एम। तो अब क्या करो, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। ये डायग्राम आई थिंक आप लोगों ने बना लिया होगा, इसको रफ कर रहा हूं। तो अब देखो, m को मैं उस साइड ले गया, m को उस साइड लेके जाऊंगा तो m वी स्केयर माइनस यू स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 w, इज इक्वल टू 2 w। तो w को, सॉरी 2 को मैं नीचे ले आता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, m वी स्केयर माइनस यू स्केयर बाई 2 इज इक्वल टू w, ठीक है। इनको अलग अलग लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, हाफ बार लिख लिया, m के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, एम वी स्केयर माइनस हाफ एम यू स्केयर इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो जो आप वर्क करते हैं कहां पर, एक बॉडी को, ये डायग्राम था अपने पास, जो आप वर्क करते हैं एक बॉडी को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस करने में, तो वो सारा का सारा वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और यही अपने पास क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, सॉरी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, जब आप काम करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है, एक बॉडी को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेस करवाने के लिए वो सारा का सारा काम किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क डन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, ठीक है। यहां से फॉर्मूला बन गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कंडीशन बताई थी, वो स्टार्टिंग का डायग्राम है, उसमें लिखो, उसमें देखो मैंने बोला था जो स्टार्टिंग में अपनी बॉडी है वो किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। तो u की वैल्यू क्या होगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर मेरे पास u की वैल्यू 0 हो जाती है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और यही एक्सप्रेशन अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। और यहाँ पर भैया आप लोगों को लाइन लिखनी होती है, वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of kinetic energy. All work done stores in the form of kinetic energy. तो वर्क डन की जगह पे मैंने वर्क की जगह पे क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि बॉडी जो मेरी इनिशियली थी वो कहां पर थी, रेस्ट पे। तो इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया, यू। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और ये पेपर के हिसाब से बात की जाए तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर के अंदर पूछा जाता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करो। तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, पेपर के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रफ कर रहा हूं भाई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी। क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसके लिए भैया एक बारी रिपीट कर दो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैं पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय इट्स वर्च्यू ऑफ हाइट, वर्च्यू ऑफ हाइट। तो भाई जो एनर्जी मोशन के कारण आती है उसको आप क्या बोलते हैं, जो एनर्जी मोशन के कारण आती है उसको आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और जो एनर्जी अपने पास किस कारण आती है भाई, जो एनर्जी अपने पास हाइट के कारण आती है उसको आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको एक वर्ड एक तरह से और लिखा जाता है, पोटेंशियल एनर्जी।
मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी possessed by a body by its virtue of पोजीशन भी लिख सकते हैं, वर्च्यू ऑफ पोजीशन। पोजीशन के कारण मतलब यहां पर थी ऊपर चली गई, ठीक है। हाइट के कारण या पोजीशन के कारण जो एनर्जी पोजेस्ट की जाती है उसको आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से एक बार रिपीट कर दो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, जो एनर्जी मोशन के कारण आती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो एनर्जी पोजीशन के कारण आती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर भाई अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू x1 x2 माइनस का साइन f ds, ठीक है, इसको याद कर लेना। तो एनर्जी स्टोर्ड होती है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एनर्जी स्टोर्ड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है किस फॉर्म में, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये आप लोगों ने +1 में पढ़ा होगा, ठीक है। ये अपने पास क्या होती है, नेगेटिव साइन x1 से x2 इनिशियल से फाइनल, ये फोर्स ये डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपने पास क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई अपने पास, वो आता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब बात आती है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, मैं लिख देता हूं। कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो कि क्या करती है, डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लो। दीज आर दोज फोर्सेस हुज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी कि जिनका वर्क डन क्या हो, पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट में सही लिख देता हूं, पाथ हुज वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंड्स अपॉन, कहां पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, जो कि डिपेंड करती है कहां पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसको लिख लो भाई। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, जो फोर्सेस डिपेंड करती है कहां पर, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, और पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो एग्जांपल देखो, ये मेरे पास क्या है, इनिशियल पोजीशन, ये मेरे पास क्या है, फाइनल पोजीशन। अगर मैं ए से बी तक जाने के लिए ये पाथ लेता हूं, या ये पाथ लेता हूं, या ये पाथ लेता हूं, तो भाई साहब तीनों पाथ के अलोंग इसकी वैल्यू मान ली मैंने, वर्क डन किया Vm, यहां पर वर्क डन किया Vn, यहां पर वर्क डन किया WO, ठीक है। तो ये क्या बोलता है भाई, तीनों पाथ के अलोंग जो मैं वर्क डन करूंगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो जो अपने पास कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है, क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो क्या करती है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे क्या करती है, डिपेंड करती है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर जो राउंड ट्रिप का, किसका, राउंड ट्रिप का वर्क डन होता है, राउंड ट्रिप का वर्क डन होता है, वो क्या होता है, इज 0। राउंड ट्रिप का मतलब क्या होता है भाई, देखो ए से बी जाने के लिए पहला पाथ मैंने लिया ये वाला, फिर यहां से बी से ए तक आने के लिए पाथ लिया ये वाला, तो इसको मैं सेकंड मान लेता हूं। और यहां पर जो मैं वर्क डन निकालता हूं दोनों के अंदर, वो मेरे पास क्या आएगा, वो मेरे पास 0 आएगा, ठीक है। यहां से चला, यहां पर गया, फिर से ए के ऊपर आ गया, तो मैं बोल सकता हूं दोनों, मैं इनिशियल पोजीशन पे था, फिर से इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो मेरा जो राउंड ट्रिप के अंदर वर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आप लोगों को ये एग्जांपल भी याद होगा, अगर कोई यहाँ से वर्क डन बाय ग्रेविटी, अगर कोई बॉडी है यहाँ से चलती है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, वापिस से कहाँ जाती है, यहाँ पर, तो वर्क डन ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद लिखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन इसी के आगे लिख देता हूँ भाई, मैं देख लेता हूँ ये दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को, हाँ
दिखाई दे रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? जो फोर्सेस किसके ऊपर डिपेंड करे? पाथ के ऊपर डिपेंड करे। हुज वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, जो कि क्या करे? पाथ के ऊपर डिपेंड करे। तो आप ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट देखने लायक है कि राउंड ट्रिप के अंदर, ठीक है, राउंड ट्रिप के अंदर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है वो 0 नहीं होता। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो पाथ के ऊपर क्या करती है? डिपेंड नहीं करती। और डिपेंड किसके ऊपर करती है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। उसके बाद जो वर्क डन होता है राउंड ट्रिप के अंदर, किसके लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, क्या होता है? 0। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जो पाथ के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। और जो वर्क डन ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नॉन 0। तो ये मोटे मोटे तौर पे बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है भाई अपने पास सेंट्रल फोर्सेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंट्रल फोर्सेस। तो सेंट्रल फोर्सेस को भाई मैं लिखवा रहा हूं आप लोगों को, सेंट्रल फोर्सेस। अब सेंट्रल फोर्सेस होती क्या है? द फोर्सेस विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड और अवे फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। मैं लिख देता हूं यार, ये लिख लो आप। फोर्सेस, द फोर्सेस विच आर पॉइंटेड, which are pointing, the forces which are pointing toward or away from the center। यानी कि जो फोर्सेस क्या हो, ये मेरे पास सेंटर है, इस सेंटर से अवे हो या इस सेंटर से क्या हो? टूवर्ड हो। तो ऐसी फोर्सेस को आप क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्सेस। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये मेरे पास क्या है? सेंटर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? सेंटर। इससे अवे फोर्स हो या इससे इसके पास आ रही हो। ठीक है, अवे और टूवर्ड, इसको क्या बोलेंगे? पॉइंटिंग अवे, इसको बोलेंगे पॉइंटिंग टूवर्ड। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस को आप क्या बोलते हैं? ऐसी फोर्सेस को आप सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, द फोर्सेस विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड और अवे फ्रॉम द सेंटर एंड, यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, and magnitude of which is a function of distance from fixed point। तो मैं लिख देता हूं magnitude of which is a function of, magnitude of which is a function of distance from द फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो भाई इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में लेके चलता हूं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सभी को कंफ्यूजन रहती है। तो इसके लिए भाई एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। ये मेरे पास क्या है? अर्थ। ये मेरे पास क्या है? अर्थ। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है? सन। ये क्या है? सन। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? आर। तो आप लोगों ने भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर था +2 का फर्स्ट, ठीक है, जिसके अंदर अपने पास क्या था? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। या तो ये अगर दो बॉडी है या दो चार्जेस है, अगर वो दोनों चार्जेस क्या है? सेम है, तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इस केस में क्या आ जाएगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो अपने पास क्या आ जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस तरह की वर्डिंग यूज करते थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं किस केस में? ग्रेविटेशन के केस में, तो ये अपने पास जर्नली था भाई 6th चैप्टर +1 क्लास के अंदर। तो ग्रेविटेशन के अंदर अपने पास क्या होते थे? मासेस होते थे, और मास एक दूसरे को क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहां पर भाई देखो, जो फोर्स होती है
पॉइंटिंग टूवर्ड हो या अवे हो, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात आती है, ठीक है। या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी, या कोई बॉडी मान लेते हैं यहाँ पर, या इसको ये क्या करेगी, रिपेल करेगी, ठीक है। या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी या इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी एक फिक्स पॉइंट से। अगर मैं अर्थ को क्या मान लेता हूँ, फिक्स पॉइंट, या इस साइड एक फोर्स लग रही है पॉइंटिंग अवे फ्रॉम, पॉइंटिंग टूवर्ड, पॉइंटिंग टूवर्ड, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट से फोर्सेस निकल रही हो, या तो अवे जा रही हो या क्या कर रही हो, टूवर्ड्स आ रही हो, तो ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं, ऐसे फोर्सेस को आप बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। और उसके बाद जो उनका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो अर्थ का और सन का फिक्स डिस्टेंस कितना है, आर। तो मैं लिख सकता हूं सेंट्रल फोर्सेस को किससे डिनोट कर रहा हूं, एफ से। तो मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ आर होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन ऑफ आर, आर यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। जरूरी नहीं है भाई अर्थ और सन हो, यहाँ पर देखो कोई भी, जैसे मान के चलो ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ पर कोई एयर का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। सिमिलरली ये बी पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये अपने पास कौन सी फॉर्म होगी, स्केलर फॉर्म। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ आर, डिस्टेंस क्या है आर, आर कैप से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। और आर कैप अपने पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर, क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता होगी, आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। अगर मैं आर कैप की जगह ये लिख देता हूं तो मेरे पास एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ आर इज इक्वल टू आर कैप बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, सॉरी आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। ये मैंने क्या लिख दिया, सेंट्रल फोर्स के लिए फॉर्मूला लिख दिया। तो ये कहानी होती है भाई सेंट्रल फोर्स की। फिर से रिपीट करते हैं, एक फिक्स पॉइंट से या तो फोर्स कहाँ जा रही हो, बाहर जा रही हो, या उस फिक्स पॉइंट की तरफ आ रही हो, तो ऐसी फोर्सेस को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स होने के लिए एक कंडीशन और होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ विच इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है इसका क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का फंक्शन होना चाहिए। तो ये थी सेंट्रल फोर्स। अब आती है भाई अपने पास सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टीज, ये आपको सेंट्रल फोर्सेस का टॉपिक आता है तो ये सारी चीजें आप लोगों को लिख के आनी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दो प्रॉपर्टी, तीन लिखवा देते हैं आप लोगों को। पहली प्रॉपर्टी है भाई, सेंट्रल फोर्सेस क्या होती है, कंजर्वेटिव नेचर की होती है। सेंट्रल फोर्सेस फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ फील्ड। ये क्या होती है, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो एनर्जी होती है अपने पास वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद ये पहली प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है वो आती है यहाँ पर, जो अपने पास एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को आप लोगों को याद होगा एल से डिनोट किया जाता है, और ये क्या होता था, आर क्रॉस पी। पी क्या होता था, लीनियर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, लीनियर मोमेंटम के मोमेंट को आप क्या बोलते थे, एंगुलर मोमेंटम। और एल क्या रहता है भाई अपने पास, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसको जल्दी से लिखो। पहली प्रॉपर्टी कंजर्वेटिव क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है, एनर्जी कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। और इसके अंदर जो मोशन होता है भाई वो क्या होता है, प्लेनर होता है। मोशन इज प्लेनर, मोशन इज प्लेनर। तो ये तीन प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को क्या करनी होती है, लिखनी होती है। इसको जल्दी से लिखो। नेक्स्ट आता है भाई अपने पास, ये जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बेसिक आइडिया है भाई। बेसिक आइडिया मतलब यहाँ से आप लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो बिल्ड होना स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड कब होता है। तो मैं लिख देता हूँ, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ऑफ लीनियर मोमेंट। अब
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए क्या लॉ होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सिंपली बात की जाए तो जब सिस्टम आइसोलेट होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवाने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि अपने पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेरे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ठीक है, ये फर्स्ट बॉडी, ये सेकंड बॉडी। फिर मैंने क्या किया, ये सिस्टम बाउंड्री बना दी। क्या बना दी? सिस्टम बाउंड्री। अब इस सिस्टम बाउंड्री को आप बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो इस सिस्टम, ये अपने पास सिस्टम है, यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या है? जीरो। एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। में इसको ऐसे लिख सकता हूं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और जो ये एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं वो क्या हो जाएगी? कैंसल आउट हो जाएगी। तो यहां से मैं बोल सकता हूं लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। फिर से एक बारी, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या कंडीशन होती है? सिस्टम कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड। सिस्टम आइसोलेटेड है उसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो है। और जो इंटरनल फोर्स है वो क्या हो रही है? कैंसल आउट हो रही है। और इसी कंडीशन को आप क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड। ठीक है, ये आप साइड में बना लेना, ठीक है, साइड में बना लेना, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को डेफिनेशन लिखनी, यहां लिख देता हूं। when system is isolated, that means no external force is acting. That means no external force is acting on the system. No external force is acting on the system and internal force cancel out. Internal force cancel out. Internal force cancel out. It means linear momentum is conserved. अगर आप लोगों से 2 या 3 नंबर में पूछा, 2 नंबर में पूछा जाए तो आप लोग ये लिख के आ सकते हो, ठीक है। बाकी इसका जो अपडेटेड वर्जन है जो आप लोगों के सिलेबस में है और जिसके अंदर आप इसी का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे, जो मैंने एक कंसेप्ट बताया है इसका यूज करेंगे, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट के अंदर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए सिंपल सी बात है, सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। अगर सिस्टम अपने पास आइसोलेटेड है तो यहां से मैं बोल सकता हूं सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम की खास बात क्या होती है, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि मैंने ये बाउंड्री बना दी तो इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी, बाहर से फोर्स नहीं लगेगी और जो अंदर की फोर्सेज है यानी कि जो इंटरनल फोर्सेज है वो क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं जो अपना लीनियर मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, कंजर्व्ड हो रहा है, ठीक है। डेफिनेशन की बात की जाए, व्हेन सिस्टम इज आइसोलेटेड दैट मींस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही एंड इंटरनल फोर्स कैंसल आउट, इट मींस लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो आज वीडियो के अंदर इतना ही, उसके बाद जो अपने टॉपिक बचते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी के। उसके अलावा चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।